अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के लिए मुश्किलात के दिन शुरू होने वाले हैं। आप पूछ रहे होंगे वो क्यों? एडवोकेट अली अजीम अफरीदी ने उनकी तैनाती को सुप्रीम कोर्ट में आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत चैलेंज कर दिया है और इस पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ लगाया था। एतराज़ ये लगाया था कि ये कॉम्पिटेंट नहीं है, मेंटेनेबल नहीं है। ये दरख्वास्त मेंटेनेबिलिटी के हवाले से आप मुतलका फोरम पर रब्ता करें। और जब एतराज़ लगाया जाए तो फिर रजिस्ट्रार के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील फाइल होती है जो सिंगल जज के पास जाती है एडमिनिस्ट्रेटिव साइट के ऊपर। जस्टिस काजी फायज़ ईसा की नज़रसानी है जो दायर की और क्यूरेटिव पिटीशन नाम दे जो भी दें, ये उसी तर्ज के ऊपर है। और जस्टिस मुशीर आलम ने वो चैम्बर में वो समाअत की और एतराज़ दूर कर दिया। और अब कहा यह गया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर या देखना होगा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुशावरत के बगैर कैसे एक जज चीफ इलेक्शन कमिश्नर तैनात हो सकता है। ये भी देखना होगा कि ब्यूरोक्रेट और टेक्नोक्रेट को कैसे जज के मसावी दर्जा दिया जा सकता है। ये रिमार्क्स हैं और एतराज़ दूर करके अब इस सारे को केस को और ख़त्म करके 184(3) के तहत बड़े अरसे बाद जुडिशल एक्टिविज़म के हवाले से 184(3) के तहत पटिशनें लग नहीं रही हैं, तो ये हवा का अच्छा झोंका है और ये चीज़ें अब आने वाले दिनों में सेटल होंगी। आपको पता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, चारों सूबों का एक एक कमिश्नर है, 2 कमिश्नर रिटायर होने वाले हैं पंजाब से और खैबर पख्तूनख्वा से। बलूचिस्तान से और सिंध से अभी नए कमिश्नर 2 तैनात पिछले दिनों हुए हैं और तरीका या प्रोसीजर सारा हम आपके सामने रख देते हैं। आइन के आर्टिकल 184(3) मैंने कह दिया, बैकग्राउंड पर ही वो चलेगा और कि ये पिटीशन कैसे काबिल समाअत है। तो मुश्किल वक्त शुरू होने लगा इलेक्शन कमिश्नर के लिए और कोई पता नहीं है इस मैटर को वंस फॉर ऑल इंटरप्रिटेशन। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन है। देयर इज़ एवरी पॉसिबिलिटी कि इनकी तैनाती जो है ना वो सेट असाइड हो जाए। वैसे इलेक्शन कमीशन का बायस्ड वो आप लोगों के सामने है, वो चीज़ें सारी नज़र आ रही हैं। आने वाले दिनों में क्या हालात और वाक़यात चल रहे हैं वो आप लोगों के सामने सारों के सामने वाज़े तौर पर क्लैरिटी है। वो आप सब देख चुके हैं कि इलेक्शन कमीशन किस तरह का किरदार अदा कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर उसने अमल दरामदी नहीं किया। आपके सामने जो सेनेट के इलेक्शंस के हवाले से वाज़े तौर पर कहा था ट्रांसपेरेंट, कुछ नहीं किया। आइन का आर्टिकल 213 है, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात करता है और सदर ने तैनात करना। ये अब की तरमीम जो अब हो चुकी हुई है ना, और 22वीं तरमीम 2016 के अंदर और 2018 के अंदर 2010 के अंदर 18वीं तरमीम हुई है, उसके मुताबिक है। तैनाती का क्या है कि वो या तो जज सुप्रीम कोर्ट कर रहा हो, सुप्रीम कोर्ट का जज की बात हो रही है, और सीनियर सिविल सर्वेंट और टेक्नोक्रेट हो और 68 साल से ज़ायद ना हो। और 2A में आर्टिकल में बताया है वज़ीर आज़म लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ मिल के टीम नान भेजेंगे पार्लिमानी कमेटी को जो इनमें से एक का नाम कंफर्म करेगी। और अगर वो कंसेंसस नहीं होता सदर प्राइम मिनिस्टर के और लीडर ऑफ द अपोजिशन के नाम से, वो अलग-अलग लिस्ट भिजवाएंगे पार्लिमानी कमेटी को। और पार्लिमानी कमेटी जो है स्पीकर बनाएगा 50% ट्रेजरी बेंच से, हुकूमती बेंचों से, और 50% जो है ना अपोजिशन से, पार्लियामेंट को सामने रखते हुए। पार्लियामानी लीडर रिस्पेक्टिव यानी सेनेट के अलहदा और कौमी असम्बली के अलहदा। और 12 ये कही है जिसमें से 1/3 1/3 जो हैं वो सेनेट से होंगे।
और जब नेशनल असम्बली डिज़ोल्व होगी तो वो सारे और सारे जो मेंबर जो है ना वो सेनेट से लिए जाएंगे। और अगली बात है 214 आर्टिकल में इसका हलफ जो है वो लेना है चीफ जस्टिस के पास। ये हल्फ मैंने आपके सामने कोशिश करूँगा बैकग्राउंड पे ये भी चल जाए, ये जो आर्टिकल जिनका मैंने आपके साथ जिक्र किया ये भी चल जाए। टर्म ऑफ और इसका जो कमिश्नर का जो तैनाती है ना, और जो मेंबर्स हैं कमिश्नर हर सूबे में से, और ये 5 साल के लिए होंगे जब दफ्तर में दाखिल हो जाएंगे। और 2 मेंबर जो है ना वो 2.5 साल बाद रिटायर हो जाएंगे, और अगले जो है ना अगले 2.5 साल में रिटायर होंगे। ये आपके सामने रख दिया जी, और इनको निकाला नहीं जा सकता। उसी तरह निकालना होगा जो आर्टिकल 209 के मुताबिक है। 209 आप देख चुके हैं, जस्टिस काजी फाइज ईसा के केस में आपके सामने ही है। बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं लोगों को इसके हवाले से, और यही तात दी हुई है कि इस्तीफ़ा देने का इख्तियार भी उनके पास मौजूद है। और अगर जैसी जगह खाली हो ये 45 दिन के अंदर अंदर पूरी करनी है। और कमिश्नर और मेंबर जो है ना ये कोई और मुनाफा बख्श ओहदा, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहते हैं, नहीं लेंगे। और कोई भी शोबा जब कमिश्नर हो जाएंगे कोई दफ्तर नहीं लेगा सर्विस ऑफ पाकिस्तान का 2 साल तक। एक्टिंग कमिश्नर्स की बात है 2017 में, 18 में इलेक्शन कमीशन की बात है, और 4 मेंबर्स का जिक्र मैंने आपके सामने रख दिया, और तरीक़ाकार वही है। और इनकी ड्यूटी सबसे अहम है, आर्टिकल 219 ने कही है, इलेक्टोरल रूल्स, इंतखाबी नशिस्तें जो फरिश्तें जो तैयार करनी है नेशनल असम्बली की, सूबाई असम्बली की और लोकल गवर्नमेंट की, और इसको रीविज़िट करना है गाय बगाए। ऑर्गेनाइजिंग एंड कंडक्टिंग इलेक्शन जो करने हैं सेनेट के, और कैजुअल वैकेंसीज जो होनी है जो नेशनल असम्बली में और सूबाई असम्बलियों में होगी। अपॉइंट करने हैं, इलेक्शन ट्राइब्यूनल तैनात करने हैं, जनरल असम्बली के इलेक्शन कराने हैं, इलेक्शन नेशनल असम्बली के और सूबाई असम्बलियों के, और उसके अलावा मजलिस शुरा जो भी कहेगी वो उसके मुताबिक देंगी। और आगे जो बात ज़बरदस्त है जो मैंने आर्टिकल 218(3) के तहत बतानी है वो बड़ी अहम है। It shall be the duty of the Election Commission to organize and conduct the election and to make such arrangement as necessary to ensure that the election is conducted honestly, justly, fairly in accordance with law and that corrupt practices are guarded against। ये मैं बार बार पढ़ चुका हूँ। सेनेट के इलेक्शन में आपने धांधली देख ली, ये इलेक्शन उनकी ज़िम्मेदारी है ईमानदाराना, साफ शफाफ, आज़ादाना इलेक्शन कराने हैं। आपके सामने है सेनेट के इलेक्शन में जो कुछ हुआ आप वो दे चुके हैं। और इतने इख्तियारात हैं कि एग्जेक्टिव अथॉरिटी जस्टिस कमीशन, ये तमाम एग्जेक्टिव की सूबे में और वफाक में, कि वो इलेक्शन कमीशन के अपने जो ड्यूटीज़ हैं उसमें उनकी पूरी मुआवनत करें। ये शॉर्ट सा मैंने आपके सामने रख दिया। इलेक्शन कमीशन का तरीक़ाकार आपके रखने का मकसद सिर्फ ये था। और ये 18वीं तरमीम ने बाकायदा जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी ने जो नुकसान पहुँचाया है इस मुल्क को, 18वीं तरमीम में मैंने तफसीली बात करनी है। उसी 18वीं तरमीम में से ये एक बहुत बड़ा नुकसान है कि आपने इलेक्शन कमीशन जो तैनात करना छोड़ दिया है एक जाने वाली जमात पे और एक आने वाली जमात पे। देखें चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में यही तय हुआ था मिसाक जमहूरियत में कि जाना कैसे है, आना कैसे है, ले दो की पॉलिसी जो है ना वो ये तय कर ली थी। और 18वीं तरमीम में ये तय हो गया था लीडर ऑफ द हाउस और अपोजिशन लीडर, पार्लियामेंट कमेटी, यानी इन्हीं के हाथों में, यानी जिनके इलेक्शन कराने हैं उन्हीं के हाथों से वो मुंतखब करवाएं। यानी ये तो फिर आज़ाद और शफाफ इलेक्शन कैसे हो पाएंगे? सियासी भर्तियाँ होंगी, सियासी फ़ायदे लिए जाएंगे, सियासी एडवांटेजेस होंगे। तो ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट के सामने, सुप्रीम कोर्ट इस आईनी प्रोविजंस को अब देखेगी। अब मिसाल के तौर पर ये देखा जाए, ये भी टेस्ट होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन के जो लोग हैं इनके भी टेस्ट होने चाहिए, मेरिट बनना चाहिए, मेरिट में से लेकर मुंतखब करना चाहिए। उस मेरिट के लिए इसके लिए कमीशन तश्कील किया जा सकता है। एक कमीशन बैठा हो जो कमीशन बैठ कर इनका मेरिट बनाए, मेरिट बनाकर मेरिट पर डिस्कस करे, बजाय ये कि आप स्वाबदीद पे छोड़ दें
लीडर ऑफ द हाउस वज़ीर आज़म पे छोड़ दें और अपोजिशन पे छोड़ दें, तो फिर तो मुकमका तो होगा। और उससे हम फेस करते आ रहे हैं। अभी आपके सामने डस्का के इलेक्शन या बाकी इलेक्शनों में इलेक्शन कमीशन पे कितने सवाल निशान उठे, इतने सवालिया निशान उठे, उससे आम आदमी बहुत बड़े डिस्टर्ब है। तो 18वीं तरमीम पे गाय ब गाय मैं डिस्कस करता रहूँगा। तो ये एक नुकसान जो है, जो बहुत बड़ा दाग कह दें आप इसका, कि ये इलेक्शन कमीशन की तैनाती का जो प्रोसीजर है इतना सियासी बना दिया, इतना सियासी बना दिया है। और उसके एडवांटेज जो है वो सियासी जमातों के है कि मिल मिला के आपस में जाने वाला और आने वाला आपस में बैठ कर तय करे और इलेक्शन कमीशन अपनी मर्ज़ी का ले आए। ये आपके सामने सारी मैंने पोजीशन रख दी है। तो जो ख़बर है मैंने आपको पहले दे दी है, सिकंदर राजा के लिए मुश्किलात पैदा होने वाली हैं। सुप्रीम कोर्ट इस मैटर को टेकअप करके उनकी तैनाती जो है वो गैर कानूनी और गैर आइनी डिक्लेयर कर सकती है कि मुशावरत क्यों नहीं है। एक जज है, क्या जज इख्तियारात वो जज के ले सकता है? एक टेक्नोक्रेट कैसे इख्तियारात को जज के इख्तियारात इस्तेमाल कर सकता है? आर्टिकल 175 को सामने रखते हुए अदलिया की आज़ादी के ये ख़िलाफ़ है। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।